Hello students, my name is Manju Saraswat and I am again here with next topic, the abolition of slavery and revolution and everyday life. We have already discussed in French Revolution about the division, taxes, Jacobin, National Assembly, Maximilian Robespierre, role of women and all. So now we will discuss about the system. ये सिस्टम जो स्लेवरी सिस्टम था ये भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था, ये हम इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये स्लेवरी यानी कि दास जो है वो सर्वेंट से थोड़ा सा डिफर होता है। सर्वेंट को आप पे करते हो, है ना। और आजकल तो लोग सर्वेंट लोग सुनते भी नहीं हैं, तो दे आर फ्री, ह्यूमन राइट्स भी सबको मिले हुए हैं। तो लेकिन जो स्लेव्स हुआ करते थे, दास जो हुआ करते थे, उनको जैसे सामान होता है उसकी तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो एक बार खरीदने और बेचने के बाद वो मजबूर हो जाते थे कि उनसे कोई भी किसी भी तरीके का काम कराया जाता था, खाना दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, एक तरीके वो उनके गुलाम हो जाया करते थे। तो ये जो सिस्टम था ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो इसको किस तरीके से ख़त्म किया गया इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, मोस्ट ऑफ जो रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स थे जो जैकोबिन रेजिम के द्वारा किए गए थे, शासन में जो किए गए थे, उनमें से एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है जो जैकोबिन क्लब मेंबर यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा ये किया गया था। कॉलोनीज इन कैरिबियन यानी आपको पता है कि कैरिबियन कहाँ है। कैरिबियन यानी कि ये जो पार्ट है अमेरिका के बोथ अमेरिका के बीच में जो पार्ट है, कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो पार्ट है, ये कैरिबियन। यहाँ पर क्या है कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंट्रीज़ हैं, ये जो किसके द्वारा, नॉर्थ अमेरिका वगैरह के द्वारा क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि कैरिबियन कंट्रीज़ जो थे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ भी हैं। तो ये जो कैरिबियन कंट्रीज़ जो थे ये क्या क्या नाम था इनका, मार्टिनिक, ग्वेडेलोप, सैन डोमिंगो, ये 3 हैं। आप चाहिए तो आप इनको अपने पास अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट सप्लायर थे। ये क्या थे, इम्पॉर्टेंट सप्लायर थे किसके, ऑफ कॉमोडिटीज़ यानी टोबैको एंड इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। यहाँ पर इनका ये बहुत ज़्यादा प्लांटेशन वर्क भी हुआ करता था और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस थे इन कॉमोडिटीज़ के लिए। लेकिन जो यूरोपियन थे वो किसी अननोन अनफैमिलियर लैंड पर जाकर ये लेबर का काम नहीं करना चाहते थे, लेबर ऑन द प्लांटेशन। सो अब इसके लिए क्या किया गया कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था, किसके बीच में, यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में क्या हुआ करता था, स्लेव ट्रेड हुआ करता था। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ करता था किसके बीच में, अफ्रीका के बीच में, यूरोप के बीच में और अमेरिका के बीच में। जो आपको दिखाई दे रहा है कि कैरिबियन कंट्रीज़ के, फ्रांस के और अफ्रीका के बीच में ये ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ करता था। तो ये क्या था कि जो यूरोपियन जो लेबर थी वो तो जाना नहीं चाहती थी अनफेमिलियर प्लेस पर। तो स्लेव ट्रेड जो था वो 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे उन्होंने शुरू किया था। एक्चुअली ये बोर्डिक्स और नैंट्स से कहाँ जाया करते थे, बोर्डिक्स और नैंट्स, आप फ्रांस के मैप में देख सकते हैं, ये नैंट्स और बोर्डिक्स, यहाँ से ये समुद्री यात्रा अपनी जो शुरू करते थे और ये जाया करते थे कहाँ के लिए, अफ्रीका के लिए, अफ्रीकन कोस्ट पे जाया करते थे। एंड वेयर दे बॉट स्लेव, और यहाँ से वो ख़रीदा करते थे क्या, स्लेव्स ख़रीदा करते थे
लोकल चीफ एंड मुखिया के द्वारा, कुछ होते हैं ना मिडिलमैन मुखिया टाइप के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा ये खरीदा करते थे। उनके हाथों में हथकड़ी वगैरह, और उनको टॉर्चर करके ले जाया जाता था। शिप में भर भर के उनको ले जाया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है जो आप देख सकते हैं, इनको भर दिया जाता था एक शिप में और फिर ले जाया जाता था। तो ये क्या था कि they were sold to the plantation owner। अब प्लांटेशन ओनर यानी कि ये जो कैरिबियन कंट्रीज, आपको पता है यहाँ पर बेच दिया जाता था। यहाँ से जाते थे ये फ्रांस से, और अफ्रीकन कंट्रीज से इसको खरीद के यहाँ पे कैरिबियन जो कंट्रीज के ओनर थे उनको सेल कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर ये ट्रेड चला करता था, है ना। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। स्लेव्स की कंडीशन कैसी थी? बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी इनकी। तो इनको यहाँ पर सेल कर देते थे प्लांटेशन ओनर्स के द्वारा। तो अब इनका जो एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, स्लेव लेबर्स का क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। और इन की जो डिमांड हुआ करती थी यूरोपियन मार्केट में की, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी किसकी? शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो जो पोर्ट सिटीज़ थे लाइक बोर्डिक्स एंड नेंट्स, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पर हो गए। इकोनॉमिकली क्या हो गए? ये प्रॉस्परस हो चुके थे। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर इनका जो स्लेव ट्रेड था वो बहुत अच्छा उसकी चलने की वजह से यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्क था उसकी वजह से भी ये क्या हो गए? प्रॉस्परस हो गए थे। तो थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म। लेकिन इस ह्यूमन राइट्स की वजह से जो स्लेवरी था फ्रांस में, अब उसकी क्या होने लगी थी? क्रिटिसिज्म होने लगी थी। तो जो नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स, अब नेशनल असेंबली में क्या हुआ कि इसके लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, बहुत लॉन्ग डिबेट हुई। और ह्यूमन राइट्स को बढ़ाया जाना चाहिए फ्रांस के जितने भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ सब में, एंड बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। लेकिन सिर्फ डिबेट होकर रह गई, कोई भी लॉ पास नहीं हुआ। क्यों? डर क्या था? फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेस हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। क्योंकि जो बिजनेस थे जो चल रहे थे, प्लांटेशन वर्कर्स के जो बिजनेस थे वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेड थे? स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंडेड थे। बिकॉज कोई यूरोपियन तो अनफेमिलियर प्लेस पर जाना ही नहीं चाहता था, तो ये स्लेव ट्रेड के ऊपर ही उनके बिजनेस जो थे वो डिपेंडेड थे, उनकी इनकम डिपेंडेंट थी। तो अगर इसको बंद किया जाता तो वो लोग क्या करते? वो लोग रेवोल्यूशन करते। तो इस वजह से कोई जो डर की वजह से कोई भी लॉ पास नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ? कन्वेंशन विच इज 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल द स्लेव्स। जितनी भी फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन था, जितना भी जहाँ पर भी अधिकार था फ्रांस का, वहाँ सभी से फाइनली ये जो कन्वेंशन हुआ कि ये सभी जगह से इनको क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए इनको, है ना। क्या कर दिया जाए? इनको रिलीज कर दिया जाए, ऐसा उनको क्या कर दिया गया? लॉ पास कर दिया गया। लेकिन ये जो लॉ था बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था। ये जो रिफॉर्म था ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था। आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा हु री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, तो नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज। ये नीग्रोज कौन होते हैं? ये नीग्रोज जो अफ्रीकन जो डेजर्ट एरिया है, अफ्रीकन साउथ ऑफ द सहारा जो है, अफ्रीका में साउथ में जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल हैं, है ना, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था नीग्रोज, जो कि अब कॉमन नहीं है, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये जो स्लेवरी थी ये फाइनली कब? 1848 में फाइनली ये सिस्टम जो है अबॉलिश हुआ, फाइनली ये सिस्टम जो है ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखिए यहाँ बात की जा रही है कि क्या कोई भी पॉलिटिक्स लोगों के कपड़े पहनने के तरीके, लैंग्वेज जो वो बोलते हैं, उनके जो बुक्स वो रीडिंग करते हैं, उन सबको वो क्या कोई भी पॉलिटिक्स चेंज कर सकती है? ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन 1789 के जो ईयर्स थे उनके बाद
इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेंज मैन विमेन और चिल्ड्रन में देखने को मिले थे। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, है ना, उसने भी बहुत सारे लॉ पास किए थे जिससे कि जो ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस, जिससे कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी के जो आइडियल्स हैं उनको एवरीडे लाइफ में भी देखा जा सके, है ना, तो फॉलो किया जा सके। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम, अब सबसे पहले जो कानून आया था, इम्पॉर्टेंट लॉ जो आया था, वो कब आया था? जो बेस्टाइल में स्टॉर्म हुआ था ना, याद है? वो 1789 में लोगों ने अटैक कर दिया था बेस्टाइल प्रिजन पे, है ना। तो उसके बाद एक लॉ क्या आया था, तभी आ गया था कि अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या था कि पुराने जो ओल्ड रेजिम था वहाँ पर जो भी कुछ रिटिंग मटेरियल होगा, जो भी कुछ रिटन मटेरियल होगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती थी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और जो प्लेज वगैरह जो भी कुछ हुआ पब्लिश होंगे, वो पहले उनको किसकी परमिशन मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा, किंग का अप्रूवल मिलेगा कि कहीं वो उनके अगेंस्ट कोई ऐसी फीलिंग स्प्रेड आउट ना कर दें, ठीक है। तो ये सेंसरशिप का क्या हो गया, खत्म हो गई, एबोलिशन हो गया, ये उसी टाइम पे स्टार्टिंग में हो गया था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब लोगों को जो डिक्लेरेशन हुआ था, किसका, राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ था मैन का और सिटीजन का, तो उसमें उनको किसकी फ्रीडम मिली थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स बता दिए गए थे। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट एंड बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स की जैसे कि बाढ़ आ गई थी फ्रांस में, और पूरे कंट्री साइड में भी ये ज़्यादा हो चुका था, फैल गया था वहाँ तक। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका मतलब क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या था कि दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ द इवेंट। अब लोग, जैसे कि आपने देखा है कि इस टाइम पर न्यूज़पेपर्स हों या न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो इजीली गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, अपोजिशन पार्टी को भी क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पर प्रेस को ये राइट मिल चुका था कि वो इजीली जो भी इवेंट्स हुआ करते थे उस पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते थे, दोनों ही साइड से, है ना। किसका इस्तेमाल किया जाता था, ये मीडियम, प्रिंट जो था मीडियम बन गया था एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए। प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव्स, पोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज मेंबर्स, ये सारी चीज़ें अब लोगों को, लार्ज मेंबर्स को अट्रैक्ट करने लगी थी, और ये एक वे भी बन गया था आइडियाज़ को क्या करने का, आइडेंटिफाई सच विद लिबर्टी, जस्टिस एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट अ लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। अब ये क्या बन गया था, ये एक तरीका भी था कैसे कि लोग जो थे वो जैसे फ्रीडम है हो गया, जस्टिस हो गया, है ना, तो ये लोग अब एक दूसरे को समझाने का एक नया तरीका बन गया था ये प्रिंट जो था। तो जो पहले क्या था कि जो बुक्स थी वो केवल कुछ ही लोगों के द्वारा ही पॉसिबल थी, जो लोग एजुकेटेड थे उन्हीं के द्वारा केवल पॉसिबल थी, ठीक है। और ये जो है, अब इसके हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अभी आपने देखा कि ये केवल क्या था, लेकिन लोग जो थे वो कैसे थे, मिनिमम लोग ही एजुकेटेड थे। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या हुआ लास्ट में, क्या हुआ फ्रांस की जो डेस्टिनी थी उसमें क्या हुआ कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अपने आप को वहाँ का एम्परर घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और उसने आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको भी जीत लिया था अपनी आर्मी की हेल्प से, और वहाँ पर क्या कर दिया था, डिस्पोजिंग पोसेसिंग द डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, और जहाँ पर उसने अपनी फैमिली के लोगों को प्लेस्ड कर दिया था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ, उसने अपने आप को कैसे देखता था कि वो मॉडर्नाइजर है यूरोप का, वो अपने आप को एक मॉडर्नाइजर के रूप में देखता था। एंड ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ, और उसने बहुत सारे लॉज जो थे वो क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, ये भी, और मीजर्स प्रोवाइडिंग द डेसिमल सिस्टम, ये सारे लॉ जिनको कि हम सिविल कोड या नेपोलियन कोड के तौर पे हम जानते हैं। एज नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल,
तो ये इसको इस तरीके से देखा जाता था कि नेपोलियन जो है लोगों को क्या लेके आज़ादी लेके आएगा। बट सून नेपोलियनिक आर्मीज जो थी उन्होंने सभी जगह क्या कर लिया, इन्वेडिंग करनी, लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। ही वॉज फाइनली डिफीटेड। फाइनली वो कब, वाटरलू के जो बैटल में वो हार गया था। मैनी ऑफ हिज मेजर्स जो भी थे वो आगे कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप हैड एन इम्पैक्ट। लोगों के ऊपर उसने, नेपोलियन की बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट छोड़ा था। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लीगेसी की अगर हम बात करें, अगर वन वर्ड में अगर हम इसके बारे में बताएं तो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स क्या थे, इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट लीगेसी थी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू, ये कहाँ से कहाँ तक फैल गए थे, ये फ्रांस से यूरोप के अदर कंट्रीज तक भी फैल चुके थे, है ना। तो ये क्या था, लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए हम देख सकते हैं लिबर्टी और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ वगैरह को। एंड कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे उन लोगों ने आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम पर भी वर्क किया एंड मूवमेंट्स वगैरह के थ्रू। एंड टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय वगैरह जो हैं, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडिया में, इंडिविजुअल्स हैं जो वाकई में जो रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस, यानी कि जो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुआ उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, है ना, मॉडर्नाइजेशन के लिए। लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सब जो थे क्या थे, इसकी लेगेसी थी, किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड के ऊपर, इम्पैक्ट क्या हुआ किसका, इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, यानी कि वर्ल्ड में अब किसका, डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश हो गई थी। डेमोक्रेसी अब वर्ल्ड में क्या हो गई थी, इस्टेब्लिश हो गई थी, है ना। और फ्यूडल सिस्टम जो था वो क्या हो गया था, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। और जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जैसे कि एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, मैन, वीमेन, है ना, तो सफ्रेज मूवमेंट्स वगैरह ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। तो इनके थ्रू भी क्या हो गया था, ये डिस्क्रिमिनेशन का भी एंड हो गया था। और जो न्यू सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सेटअप हुए थे। और नेशनल असेंबली में बहुत सारे सुधार हुए थे। एंड राइट्स ऑफ क्लर्जी जो थे वो क्या कर दिए गए थे, ये रिड्यूस कर दिए गए थे। राइट्स ऑफ क्लर्जी क्या कर दिए गए थे, अब रिड्यूस कर दिए गए थे। तो इस तरीके से हमने ये देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो लोगों पर और पूरे वर्ल्ड पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। और आई होप कि सभी को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स।